औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MRC के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वालों को MRC काउंसलर उमर शहजाद खुशामदीद कहते हैं। आज के लाइव सेशन लेट थोड़ा सा रखने का मकसद ये है कि जो लोग अपनी मसरूफियत के अंदर दिन के वक्त जो जॉब कर रहे हैं, जो और कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, उनके पास इतना टाइम हो कि वो शाम के वक्त इस लाइव सेशन को देख सकें। तो मेरा नाम उमर शहजाद है और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने बैनर के अंदर भी देख लिया होगा कि बैलेंसिंग वर्क स्टडी एंड पर्सनल लाइफ एज एन इमिग्रेंट। जो लोग बाहर काम की गर्ज से गए हुए हैं, अक्सर व बेशतर उनको साइकोलॉजिकली कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसको हम लोगों ने अक्सर निगलेक्टेड है, देखते नहीं हैं, गौर नहीं करते, और उसकी वजह से कई दफ़ा उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजरना पड़ता है। तो इस सिलसिले के अंदर आज मेरे हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब खुबैब कियानी साहब, जिनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो इन चीज़ों के ऊपर वो बात करें। तो मैं बेहद मशकूर हूँ खुबैब कियानी साहब आपका कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे इस सेशन के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा तारुफ अगर आप अपना बता दें, फिर इसके बाद सेशन का आगाज़ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के इंट्रोडक्शन के साथ हम करते हैं। तो खुबैब साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। उमर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो इतने अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो इतना अहम काम कर रहे हैं, और उसके लिए उसमें जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब टॉपिक है, इसके लिए आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम खुबैब कियानी है, जैसा कि आपने बताया, और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से जो है मैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो काम कर रहा हूँ। और ये जो ये टॉपिक है, ये मुझे लगता है कि एक इमर्जिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई एम एंटिसिपेटिंग कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम डिफरेंट लोगों के लिए आसानियों का बायस बन सकेंगे। ज़बरदस्त हो गया। खुबैब साहब, हम इस जब सेशन का आगाज़ या क्वेश्चंस का आपकी तरफ मैं पुट अप कर रहा हूँगा, तो वो बड़े बेसिक से जेनेरिक से क्वेश्चंस होंगे जो कि आम आवाम के या जो लोग बाहर जाते हैं उनके ज़हनों के अंदर जो बसते होंगे, या जो अभी जा रहे हैं उनके ज़हनों के अंदर जो सवाल होंगे, तो वो बड़े बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे, आपको पता है आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एवरीबडी इज़ लाइक परसुइंग फॉर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़। तो जब वो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को परसू कर रहे होते हैं, बट ये जो कल्चरल डिफरेंसेस और ये जो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है, अक्सर और बेशतर निगलेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो फिर वहां पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हीं चीज़ों को आप एड्रेस करें। वो लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंट हमें ज्वाइन किया माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का, उनको आइडिया नहीं, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक ऐसा इदारा है जो बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की रहनुमाई का मरकज़ है। ये सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में एक ऑफिस है उनकी अम्ब्रेला में, और लाहौर जहाँ पे मैं बैठता हूँ वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर बैठते हैं, उनकी ऑस्पिसीज़ में और उनकी अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि आने वाले दौर में जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं उनकी बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सके। तो हमारे इस सिलसिले के अंदर ये तमाम तर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो लोग इन दो शहरों के अंदर हैं या बाहर से भी कोई आके हमसे मिलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। 9 to 5 हमारा टाइम है। हॉटलाइन का नंबर यहाँ पे चलता रहेगा आपके टिकर के अंदर। व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास अवेलेबल है। वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट कि लोगों को हम हर लिहाज से फैसिलिटेट करें ताकि उनका किसी तरीके से इस्तेसाल ना हो और वो बेहतर तरीके से जब वो जाते हैं, क्योंकि मुल्क का सरमाया है, जाके वहाँ पे कमाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई पार्ट वो ले रहे होते हैं बेहतरी के लिए। तो हमारी हमेशा से कोशिश है कि उनके लिए बेहतर से बेहतर इकदाम किए जा सकें, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, खुबैब साहब, लोग बाहर जाते हैं, लोग पहले, आपको पता है मुल्क की हालात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब आजकल हर बंदा परसू कर रहा है बस बाहर चले जाएं, बाहर जाके नौकरी कर लें, बाहर जाके पढ़ लें ताकि फ्यूचर वहाँ से कुछ ना कुछ बन जाएगा। बट जो मेंटल हेल्थ का इशू या साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफली बताएं कि
चैलेंजेस इमिग्रेंट को क्या क्या आ सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। चैलेंजेस जो हैं इमिग्रेंट के, वो फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब वो इस बारे में सोचना शुरू करते हैं तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये इतना आसान फैसला नहीं होता साइकोलॉजिकली कि आप एक जगह पे पैदा हुए, पले बढ़े, आपके जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी आपका सपोर्ट सिस्टम है सोशली, वो सारे का सारा उस जगह पे एग्जिस्ट करता है। और फिर देन ड्यू टू जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क की हालात है, उसकी वजह से यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आप इसको डिसाइड करना पड़ता है कि सारे सोशल सपोर्ट सिस्टम को और इस सारी लाइफ को, ये सारी मेमोरीज को, ये सारा जो उठने बैठने बोलने चालने खाने पीने का अंदाज है, बसने का अंदाज है, सबको छोड़ छाड़ के आप एक नई जगह पे जाएंगे। तो वहीं से ये स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल उस जगह से जहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर एक फेज आता है जिसमें जब आप फाइनली इस डिसीजन तक पहुंच जाते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर आप कम से कम ज़हनी तौर पर इस जगह से आजाद हो जाता है कि आपने, वो कहते हैं ना कि पीछे की कश्तियां सारी जला दी और आप आगे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे अब ही। यहाँ पे एक और फेज है। वो फेज ये है कि आप जब सारे प्रोसेस में जाते हैं, इमिग्रेशन के प्रोसेस में, तो उसमें अगर चीजें सारी की सारी ठीक हों तो एक हाई भी आता है। वो हाई जो होता है वो आपको एक थ्रिल या एक्साइटेड काइंड ऑफ फील देता है कि आप इतने मुल्क के अंदर जा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। एंड इफ यू गेट सक्सेसफुल कि आपको वो इमिग्रेशन मिल जाए जिस भी आप कंट्री के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट का ये हाई फेज आता है जहाँ पे यू फील सेटिस्फाइड, यू फील खुश और आप एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए। बट द मोमेंट यू लैंड इनटू दैट कंट्री और वहाँ हम्म। की जो रियलिटीज होती हैं, वहाँ का जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पे सेटल करने के लिए जो सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है वो मौजूद नहीं होता आमतौर पर। और अगर बिल्कुल। होता भी है, अगर कोई अपने किसी दोस्त के रेफरेंस से जाता है, अपने किसी फैमिली मेंबर के रेफरेंस से जाता है, सो द वे पीपल सोशलाइज इन डिफरेंट कंट्रीज वो मुख्तलिफ होता है। वहां पे लोगों के पास वक्त जो है किसी और तरीके से अवेलेबल है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, फर्ज कीजिए आप लंदन में जाते हैं, तो वो आपका रिश्तेदार आपको शायद महीने में सिर्फ एक मतलब 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मिल सके। वेरी उसके ट्रू। पास बड़ी वैलिड रीजन होंगी और आप भी जब वहां पे जाएंगे तो आपको भी ये लगेगा कि यार इनके लिए मिलना, वक्त निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम्म। वहां पे सोशल सपोर्ट सिस्टम ऐसे नहीं है जैसे आप यहाँ पे शाम को मोहल्ले से बाहर निकले, आपने चाय की पहली पकड़ी, साथ वाले खोखे से अपने दोस्त हाँ। के साथ बैठ के 5-7 दोस्तों में बैठ के लूडो खेल ली। वो सारा कुछ जो है आप अपना एक वेंटिलेशन आपकी हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशंस। तो वहां पे ये चीज नहीं होती। जब ये चीज नहीं होती है, उसके साथ साथ आपको रोजगार को भी समझना पड़ता है, वहां पे नई रूटीन के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो दिस इज टू हम्म। मच ऑफ चेंज, टू मच ऑफ ट्रांजिशन फॉर अ ह्यूमन माइंड, जो हम्म। जो कि मजबूरी के तहत अपने मुल्क से बाहर गया हो। एक बंदा होता है जो कि मजबूरी के तहत नहीं गया हो, वो प्लान करके जा रहा होता है, उसको पता होता है कि आज से 1 साल बाद मैंने जाना है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को, अपने सोशल सपोर्ट या। सिस्टम को, हर चीज को एडजस्ट करके जाता है। जो लोग ये जो पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं या जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं, ये इतना हम्म। अच्छा प्लान नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली दे आर मोस्टली दे आर फ्रॉम बैकग्राउंड्स जो कि फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि कोई अम्मा की चूड़ियां बेच के गए हुए हैं, कोई अम्मा के जेवर बेच के गए हुए हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं। वेरी तो ट्रू। ये अपने लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी अपने लिए बहुत ज्यादा आसानियां क्रिएट नहीं कर सकते वहां पे। तो एक स्ट्रगल होती है, बहुत रियल काइंड ऑफ स्ट्रगल होती है। वो फिजिकल लेवल पे भी होती है क्योंकि आपकी फिजिकल वर्ल्ड चेंज होती है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल लगेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट यू गेट टू डील विद। उसके अलावा सोशल लेवल पे भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। उसके बाद कल्चरल लेवल पे अगर देखा जाए तो एक नए कल्चर में जाना, वहां पे एडजस्ट करना, यहाँ से जाते हुए आप यकीनन सोचते हैं कि हम किसी, जैसे हम स्लैंग नहीं लैंग्वेज में यूज होगा। करते हैं कि हम गोरों के मुल्क में जा रहे हैं जी। हाँ। वो 1 या 2 या 1 हफ्ते की, 1-2 दिन की एक्साइटमेंट होती है और उसके वेरी। बाद आपको रियलिटी को फेस करना होता है। और या। रियलिटी बहुत बहुत जो है वो टू मच ऑफ बिजनेस होता है एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी जेब में पैसे भी ना हो और इसके ऊपर ये प्रेशर भी हो कि वापस पैसे भिजवाने भी हैं, यहाँ से पीछे लोग इंतजार कर रहे हो कि हमने मुंडा बाहर भेज दिया हुआ है, अब वो कुछ पैसे भिजवाएगा। तो ये हम्म। इसमें ये सारी चीजें जो है, इसमें फिर आइसोलेशन का सामना किया जा सकता है। मतलब हम्म। आइसोलेटेड आप फील करते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है अगर आपको लंबे अरसे तक किसी किस्म की कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम मौजूद ना हो। और उसके साथ साथ आप पीछे वालों को भी कॉल करके ना बता सकते हो कि मैं यहाँ पे मुश्किल में हूँ और मुझे यहाँ पे भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप पीछे वालों के हौसले नहीं तोड़ना चाहते। तो अगर आप यस। सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं तो आप डिप्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं। और डिप्रेशन से आप जो है यकीनन जो है बहुत और बहुत तरह के मसाइल जो है वो आपके लिए पैदा हो सकते हैं।
यस, तो बिल्कुल ऐसा। साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है अगर हम अनप्रिपेयर्ड जाएं, अगर हम चैलेंजेस के लिए तैयार ना हो, या अगर हम यहाँ से जो चाहते हैं कि एक नए मुल्क में जा रहे हैं वहां पे सारी चीजें बहुत ठीक हैं, तो इस तरह के माइंडसेट के साथ जाए तो वहां पे बहुत सारे मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। प्लस प्लस इसके अंदर खुबैब साहब, मैं ये भी एक ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हम लोग अक्सर और बेशतर अब देख रहे हैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के अंदर जाके हम लोग ये प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन दे रहे होते हैं, और जितना क्वांटम इस टाइम के ऊपर जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं जा रहा था, अगर आप स्टार्ट्स जी। उठा के देखें। अच्छा, इस जी। रिस्पेक्ट के अंदर आपने देखा हो कि घर वालों को भी कुछ ना कुछ सपोर्टिव रहने की जरूरत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो बंदा वहां पे पढ़ाई या काम की गर्ज से गया हुआ है, उसके जहन में तो बहुत सारी चीजें हैं, या जो वो पिछले वालों की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहता, ठीक है, बट वो जिस मसाइल से गुजर रहा होता है उसको शायद अक्सर और बेशतर घर के जो मौजूदा पाकिस्तान में खानदान है वो निग्लेक्ट कर देता है। वो समझता है कि ये वहां पे भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, और अगर हमें 4 पैसे भेज भी रहा है तो ये वहां पे 8 पैसे कमा रहा होगा, जिसकी वजह से हमें 4 पैसे भेज रहा है, और ही विल बी वेरी गुड इनफ। तो मैं समझता हूँ कि घर वालों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि किस तरीके से उनको लेके चलना है, या मेंटली उसको किस तरीके से बूस्ट अप करना है कि वो वहां पे स्ट्रांग रहे। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। ओके। बिल्कुल जी, घर वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं, किसी बच्ची को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए या जो रोजगार के सिलसिले में, तो हम्म। एक एक वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उनको लगता है कि वो जाएंगे और एक ही दफा वहां से जो है ना वो बहुत मेजर अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। हम्म। और यूजुअली हो ये रहा होता है कि वो जो फर्द गया होता है वो अपने घर वालों को इनिशियली कुछ मंथ्स में वो स्ट्रगल कर रहा होता है वहां पे खुद भी। वो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए वो कहीं से उधार पकड़ के घर वालों को भेज रहे होते हैं, या वो बहुत हाँ। ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि मेरे माँ बाप पीछे बैठे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या करना है। तो घर वालों को भी चाहिए कि जब एक बच्चे को आप भेजते हैं तो एक एम्पल टाइम जो जो दुरुस्त टाइम है उसको दिया जाए ताकि वो एडजस्ट कर सके वहां पर प्रॉपरली, और एडजस्ट करने के बाद जो है वो जो भी उसको चीजों को करना है वो करे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो घर वालों की है वो भी एक काइंड ऑफ चैलेंज है जो कि जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, लेकिन आपने ज्यादा एलैबोरेट तरीके से कर दिया कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी एक एक्स्ट्रा बोझ होती है हमारे ऊपर, एक एक्स्ट्रा मसला हमारे लिए क्रिएट कर रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। हम अक्सर और बेशतर अपने साथ लोगों को ऐसे देख रहे होते हैं मैं जब आपको सुन नहीं पा रहा। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप बताइएगा अब ठीक है हम, क्योंकि मेरे एंड से तो बिल्कुल ठीक जा रही है। नहीं, जब आएगी तो मैं सारे लाना बंद कर दूंगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। ये ये कनेक्टेड है, उसको मैंने उतार दिया, उसके बावजूद मोबाइल से भी आवाज नहीं आ रही। वो मैं वो खत्म करता हूँ जी, अब बोलिए। जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। हाँ। जी खुबैब साहब, अभी भी नहीं? हेलो? हेलो? अच्छा, मुझे हम कोशिश करते हैं जी खुबैब साहब आपको। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। जी खुबैब साहब, अब बताइएगा, अब भी नहीं? यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है। हेलो? जी खुबैब साहब। जी, अब आ रही है आपकी आवाज। चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा खुबैब साहब, मैं इसके अंदर एक और चीज पूछना चाह रहा था कि ये वाले इश्यूज का हम सबको पता है, और हम लोग अक्सर और बेशतर ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं
जो कि इन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं सारा कुछ कि जी हमें ये प्रेशर है, बेशक सोच के ये जा रहे होते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम शायद वहाँ पे वही प्रैक्टिसेस होंगी जो हमारे यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिसाल उसकी ये है कि यहाँ पे जिस तरह से ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, आप यहाँ से अरब कंट्रीज के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे इन रसूमात को नहीं कंसिडर किया जाता, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन से हट के बिल्कुल एक चीज़ उनके सामने आ जाती है। ऐसे मौके के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर ये साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ को कंसिडर करते हुए किस किस तरह उन चैलेंजेस को फेस कैसे किया जा सकता है बीइंग एन इमिग्रेंट, चाहे वो पढ़ने वाला है या जो काम की घर से गया हुआ है, उसको ओवरकम कैसे कर सकता है, जो आज आपसे बेसिक जो सवाल है। देखिए, जब आप इस तरह की किसी भी एंडीवर पे जाते हैं, इस तरह का कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो एक स्किल जिसके बारे में आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये स्किल मेरे अंदर है या नहीं है, वो है अडेप्टेबिलिटी। आप जब भी ठीक किसी है। नई जगह पे जाएँगे, आपको सबसे ज़्यादा जिस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे सोशल लेवल के ऊपर हो, चाहे फिज़िकल लेवल के ऊपर हो, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर हो, कल्चरल लेवल के ऊपर हो, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। कि आप एक नई जगह पे गए हैं, उस नई जगह के अपने रसूम और रिवाज हैं, वहाँ पे अपनी रियलिटीज़ हैं, क्या उन रियलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ़ को, अपने आप को अडैप्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? अगर नहीं कर पाएँगे, देन यू शुड वर्क ऑन योर दिस स्किल, और उसके बाद आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चले भी गए हैं और आपको लगता है कि आप उसके अपने आप को असेस किए बगैर यहाँ पे आ गए थे, तो फिर आपको अडेप्टेबिलिटी की जो स्किल है उसके बारे में समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अडेप्टेबिलिटी जो स्किल है, वो स्किल ये है कि आप किसी भी नई जगह पे आप जाते हैं, वहाँ पर अगर आपकी पर्सनल रियलिटी से हटकर कोई रियलिटी मौजूद हो, हम्म। एंड आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वहाँ पर जॉब के सिलसिले में या किसी भी और सिलसिले में आपको कुछ अर्सा वहाँ पे रहना है, तो बहुत क्लियर डिमांड वहाँ पे अराइज हो जाती है कि आपको उस जगह की रियलिटीज के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना है। तो हम्म। अडेप्ट करने के लिए आपको अपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना होते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन के अंदर कुछ चेंजेस लाना होते हैं, अपने जिस तरीके से आप जिंदगी को देखते हैं उस लेंस को आपको स्लाइटली एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिटी। और जो जो अच्छा। लोग ये कर लेते हैं, उनके लिए बाहर की जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो निस्बतन आसान होता है बाकी सारे चैलेंजेस के साथ। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो अडेप्टेबिलिटी इज द की स्ट्रेंथ, जिसको एज एन इमिग्रेंट हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर हमें इसके बारे में समझना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे आ सकती है। एंड वी शुड ऑल्सो लुक फॉर रोल मॉडल्स। बहुत सारे ऐसे अच्छा। लोग हैं जिन्होंने बहुत बदतरीन हालात के अंदर भी जो है अपने आप को अडेप्ट किया, और वो वहां से बड़े बेहतरीन अंदाज में निकले। मैं इसकी एग्जाम्पल अगर आपको दूं, हम्म। तो अर्थक्वेक्स अभी एक बहुत रिसेंट फिनोमेना है। अर्थक्वेक्स के अंदर जिन लोगों ने रबल के अंदर वो जो मलबा होता है उसके नीचे बगैर ऑक्सीजन बगैर पानी के सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है, वो गालिबन एक साहब हैं जिन्होंने शायद 14 दिन या 12 दिन गुजारे हुए हैं जी। रबल के नीचे। जी और बिल्कुल है। ऐसे कि वो मूव भी नहीं कर सकते थे, वो किसी जगह पे बैठे हुए थे और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और वो जो भी वहां पे कंक्रीट वगैरह था वो उनकी टांगों वगैरह पे आके गिर गया और वो मूव नहीं कर सकते थे। और उन्होंने वहां पे, उनके पास शायद कुछ ऐसी चीज थी जिस वजह से 10 से 12 दिन उन्होंने वहां पे गुजार लिए जिंदा। तो जब हम्म। वो बाहर निकले, तो मेडिकल एड के बाद उनका इंटरव्यू हुआ, और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैंने 14 दिन के अंदर जो है, मुझे बहुत स्टार्ट में आइडिया हो गया था कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं अपने बचने के चांसेस को बढ़ा सकता हूं अगर मैं अडेप्टेबिलिटी के ऊपर काम करूं। तो उन्होंने अडेप्ट हम्म। कैसे किया, उन्होंने कहा जी कि मुझे पता था कि बहुत तंग जगह पे फंस चुका हूं, यहाँ से निकलना महाल है, तो अब मुझे यहीं पर अपनी दुनिया बसानी होगी। तो उन्होंने क्या बिल्कुल। किया, उन्होंने उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ी चीज जो मैंने यूज की इस सारे दिनों के अंदर, वो ये थी कि मैं मेंटली अपने लिए खिलौने बनाता रहा, और हम्म। फिर उन खिलौनों से मेंटली ही खेलता रहा। तो मैं ठीक। नया से नया खिलौना अपने जहन के अंदर बना लेता था और फिर उससे खेलना शुरू कर देता था जहनी तौर पर ही। वेरी तो ट्रू। बात जहां पे जाके बैठती है अडेप्टेबिलिटी की, वो ये है कि वो जो आमिर खान की फिल्म आई थी ना, जिसमें वो डायलॉग था कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। जी। तो अडेप्टेबिलिटी बेसिकली इसी चीज का नाम है कि आप जाएं, आप देखें वहां के चैलेंजेस क्या हैं, और आप अपने आप को समझाएं कि मुझे इन चैलेंजेस के साथ ही एडजस्ट होना है, और ऑल इज वेल। आप अपने दिल को अगर आप समझा लेते हैं कि मैं आई कैन डील विद दिस सिचुएशन, ऑल इज वेल, तो ये ऑल इज वेल जो एक डायलॉग नहीं था, मैं समझता हूँ कि एक पूरी फिलोसफी है। इफ यू कैन अप्लाई फिलोसफी दिस फिलोसफी इन डिफरेंट सिचुएशंस,
तो ये अडेप्टेबिलिटी की स्किल के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत एक एग्जाम बनाना होता है कि आई कैन डील विद दिस सिचुएशन, ये आपको वो एग्जाम बनाने में मददगार साबित होती है। अच्छा, ठीक हो गया। अडेप्टेबिलिटी को तो कंसिडर करते हुए चलें, ठीक हो गया सिनेरियोज को, बट जो ख्वाब लेके गए होते हैं उसके ऊपर हर एक बंदे के लिए ये इतना आसान नहीं होता। लेट्स सपोज एक टर्म ले लेते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। और जिस तरह से बीइंग पाकिस्तानी, अगर आपको पता है हमारा पासपोर्ट की क्या वर्थ है, एंड ओवरऑल अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी को ट्रीट किया जाता है, और अगर आप किसी और जगह के ऊपर जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी होते हैं, रंगो नस्ल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और बाहर भी। तो वो जो ख्वाब लेके गए होते हैं उसको मीट करने के लिए, और जब एक ये चीज आ रही हो, देखें अडेप्टेबिलिटी अपने सर्वाइवल के लिए या अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में तो समझ में आ गई कि अडेप्ट आप कर लेते हैं, बट अगर जहां पे आपके ख्वाब पीछे आपके साथ अटैच हो और फिर वहां पे जाके डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ जुड़ रही हो, उसको आप कैसे समझते हैं कि उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि अगर आपके साथ ख्वाब हैं तो ख्वाब कमजोरी नहीं होते, ख्वाब ताकत होते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों के बारे में क्लियर हैं तो वो आपकी ताकत है, वो रेफरेंस पॉइंट है जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है। हर रोज रात को जब आप बैठते हैं आप कहते हैं कि यार फलां ने मेरे साथ एक सख्त जुमला इस्तेमाल किया है, फलां ने मुझे डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया, फलां ने मुझे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। एंड देन मुझे एक बड़ी अच्छी इंग्लिश की बात याद आ रही, मेरे एक इंग्लिश कोट जो है मेरा बड़ा फेवरेट कोट है। वो कोट ये कहता है कि फॉर द लव ऑफ वन रोज, फॉर द लव ऑफ वन रोज, आगे मुझे भूल रहा है तो आगे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि एक एक गुलाब जो है उसकी मोहब्बत में आप हजारों कांटे सहने के लिए तैयार होते हैं। तो वो जो आपको ख्वाब है, वो जो फैमिली है जिसको जिसको आप पीछे छोड़ के हैं, जिसके लिए आप लड़ने आए हैं यहाँ पे, वो आपका गुलाब होती है, और वहां पे जो कुछ हो रहा है वो कांटे होते हैं। तो जब आपने ओखली में दिया सर तो फिर कोयलों से क्या डरना, एक पंजाबी मुहावरा है, तो उर्दू का मुहावरा है। तो आपने जब डिसाइड किया कि आप जाएंगे, तो जब आप उस जगह पे जाते हैं, गो प्रिपेयर्ड, वहां पे प्रिपेयर होके जाएं। दिस इज नॉट समथिंग जो कि आउट ऑफ द ब्लू आपके फेस के ऊपर आके टकराती है। डिस्क्रिमिनेशन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो जाती है, वो कलर की बेस पे भी हो जाती है, वो वतनीयत की बेस पे भी हो जाती है, किस मुल्क से आप आए हैं रीजन्स की बेस पे भी हो जाती है। दैट इज समथिंग विच इज वेल एस्टेब्लिश्ड रियलिटी, और उसके लिए हमें तैयार होकर जाना चाहिए। और हमें हमें देखना चाहिए कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन से डील करने का बेहतर तरीका तो यह है कि आप जिस मुल्क के अंदर जा रहे हैं वहाँ के कल्चर के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ के जाएं, वहाँ की रसूम और रिवाज के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ के जाएं, वहाँ लोग खुशियां कैसे मनाते हैं, वहाँ लोग गम कैसे मनाते हैं, वहाँ लोग पहनते क्या है, खाते क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उन लोगों के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये कुछ बेसिक होमवर्क करके जाएंगे ना आप अपना, तो काफी सारी आसानी हो जाती है जेल इन करने के लिए। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका सामना भी मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आप जेल इन करने के लिए आप उस कल्चर को समझकर वहाँ के लोगों की खुशियों और गमियों के अंदर शामिल होने का प्रॉपर तरीका जानते होते हैं, क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता है, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप इसके बारे में प्रिपेयर्ड हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प इस छोटी सी एक्सरसाइज से। और आपके ख्वाब आपकी स्ट्रेंथ है। आप उसे गुलाब की मोहब्बत में हजारों कांटे सह सकते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपका अपना करियर है, जो आपका अपना गोल्स है। खुबैब साहब, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ इमिग्रेंट को अगर बात नहीं, ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर देखा जाए, तो अब साइकोलॉजिकल हेल्थ को आप हमारे कल्चर के हवाले से कहाँ पे देख रहे हैं? क्या लोग इसको अब मैटर करते हैं कि नहीं, और आपके नज़दीक इसको किस लेवल तक मैटर ऑफ लाइक इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है अपनी सक्सेसफुल लाइफ के हवाले से बनाने के लिए? बिल्कुल, देखें, इसमें ये सारा इशू जो है ना जिसके ऊपर आपने बात छेड़ दी है, ये सारा इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है। हमने स्टार्ट में ही कहा कि लोग अब बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों बहुत ज्यादा जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दैट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल अनसर्टेनिटी एज वेल, ये सब कुछ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो समझ से बाहर है, उसको डील करना इंसानी दिमाग की कैपेसिटी से बाहर है। और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उस परेशानी की वजह से लोग जो है वो ये फैसला ले रहे हैं कि वो अपने प्यारों को छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर वहीं पे अपने करियर्स को बनाएंगे। और बड़ा एक मेजर हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी का जो चंक है, यूथ का, खास तौर पर पढ़ी लिखी यूथ का जो है, वो यहाँ से मायूस होकर बाहर जा रहा है। एंड दिस इज अ रियलिटी।
जब ये एक रियलिटी है तो बड़ा वाज़ेह इंडिकेटर मौजूद है हमारे सामने के मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। और वो मिसिंग इसीलिए है, आप देखिए एक यंग पर्सन जो है वो छोटी सी उम्र में जो है तय करना शुरू करता है कि उसको कितने पैसे कमाने हैं तो एक खास क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उसको जो है वो अचीव कर पाएगा। हमारे मुल्क में पिछले 16-16, 18-18, 20-20, 30-30 साल से जो लड़के मेहनत कर रहे थे, जो लड़कियां मेहनत कर रही थी कि हमने इतनी तनख्वाह करनी है, उस तनख्वाह के बाद जो है हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो उतनी हो जाएगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। अब वो बेचारे उस पे तक पहुंचते हैं बहुत सारी कुर्बानियां दे के, और अगले दिन पता चलता है कि डॉलर 7 रुपए बढ़ गया, डॉलर 200 रुपए बढ़ गया, डॉलर 30 रुपए बढ़ गया। तो वो जो एक अजाब डॉलर के नाम का हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, वो उसने इस कदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हुई है हमारे लिए कि हम कितना पुश करेंगे। देखिए ना, अगर आप डॉलर दूसरे मुल्कों में शायद एक महीने, एक साल के अंदर जो है वो 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ता हो, शायद 3 साल या 5 साल में बढ़ता हो। हमारे यहाँ एक महीने के अंदर डॉलर जो है वो उसका 25 रुपए भी बढ़ता हुआ देखा है। एक दिन के अंदर हमने डॉलर को 10 रुपए बढ़ता हुआ देखा हुआ है। तो ये एक अजीबो गरीब तरह की जो है ना सिनेरियो, और इस सिनेरियो के अंदर जो है अपने आप को मेंटली काम रखना, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो सेफ फील करना, दैट इज अ वेरी टफ थिंग। और इसी वजह से जो है वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी कि वो अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, बट एक रियलिटी है कि वी डोंट सी, हमें नजर नहीं आ रहा कि बहुत मुस्तकबिल करीब में हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो आएगी, और उसी के ऊपर बेस करके जो है हमारे मुल्क में जब भी कभी आएगी तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो रोड हेड जो है वो किसी भी अक्लमंद फर्द के लिए जो कि चीजों को जोड़ सकता हो, एनालिसिस कर सकता हो, दैट लुक्स बैड। और उसी वजह से लोग जो है वो उन्होंने इतनी अनसर्टेनिटी को डील करने की कोशिश की है कि अब उनके समझ से बाहर है, दे आर गोइंग इन नंबर्स आउटसाइड द कंट्री। तो मेंटल हेल्थ जो है वो एट स्टेक है। आपके सवाल का जवाब फाइनल ये है कि मेंटल हेल्थ एट स्टेक है, और उसके स्टेक होने की वजह यही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, और सोशल अनसर्टेनिटी है। और लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने कितने पैसे कमाने हैं तो उनकी जिंदगी के लिए काफी होंगे उनके, वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि इस मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस हद तक एक्सपेक्ट करता है। ऑब्वियसली ये एक सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर हम अपने या जो हमें देख रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम उसको उन चैलेंजेस को कोप अप कैसे कर सकते हैं, हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं। फाइनली खुबैब साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कुलिया जिसको आप कंसिडर करते हैं कि अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे कई केसेस आते होंगे, तो उनके उन 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 इंसिडेंट्स को डील आप कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि हर एक बंदे का अपना एक तरीकाकार भी होगा, मुख्तलिफ होगा। किसी को नींद सो जाए तो बेहतर है, कोई अल्लाह का नाम लेने लग जाए तो उसको मेंटल पीस मिलने लग जाता है। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे ईजी चीज़ और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हर किसी के लिए ईजी क्या ऐसा रह सकता है कि जब उसको एंजाइटी, कोई ऐसे डिप्रेशन का चैलेंज हो, तो वो एक सर्टेन चीज़ कर ले या सर्टेन चीज़ की तरफ अपना फोकस कर ले जिससे वो एक मेंटल पीस हासिल कर सके? एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, एंजाइटी या डिप्रेशन, ये दोनों लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनको एहतियात से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये एक साइकोलॉजिस्ट जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ही वो डायग्नोज करेगा आपको कि आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है। बाज़ औक़ात हम उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं, एक सिचुएशन में हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता तो हम कहते हैं यार मैं बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो जो डिप्रेस फील करना वोकैबुलरी के लफ्ज के तौर पर दैट इज डिफरेंट, और डिप्रेशन का एक्चुअली होना दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो आप अगर इस तरह के किसी भी लेवल पे अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है, पहली बात तो है कि हमें उस स्ट्रगल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, हमें प्रिवेंशन मेजर्स जो हैं उनके ऊपर काम फोकस करना चाहिए। और प्रिवेंशन मेजर्स यही हैं कि हमें अपना सोशल सिस्टम जो है उसको डिफाइन करना चाहिए कि कौन से ऐसे 3-4 लोग हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा हैं, कोई सहेली है, जिनके साथ बात करके आई फील रिलैक्स, जिनसे बात करके मुझे डर नहीं होता कि मुझे जज करेंगे, जिनसे बात करके मैं अपनी जिंदगी को कोई भी मसला शेयर कर सकता हूँ। वो हमारे पास लिखे होने चाहिए, उनको जब भी अप्रोच करने की जरूरत पड़े हम उनको फौरन से अप्रोच कर सकते हो कि वो हमें अवेलेबल भी है, और हमें अपनी लाइफ उससे शेयर करते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें अपनी साइकोलॉजिकल जो हमारी रेजिलियंस होती है कि आप मुश्किल हालात से डील करने के लिए अपने अंदर एक स्किल डेवलप करते हैं, दैट इज रेजिलियंस।
तो अपनी रेजिलियंस से जुड़ी हुई स्किल्स के ऊपर भी काम करते रहना चाहिए। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग आती है, ठीक हम्म। है। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आती है कि आप मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को कैसे डील करते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट आती है कि आप अपने इमोशंस प्रॉपर्ली कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, उसके लिए यूट्यूब की वीडियोज मिल जाती हैं, आप उन वीडियोज को देखिए। और आप जिस भी तरह की लाइफ के अंदर हैं, उस लाइफ को देखिए कि आप उस लाइफ को कैसे डील कर रहे हैं और उस लाइफ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को एंटिसिपेट कीजिए और उसके लिए जितनी भी आपको हेल्प चाहिए वो आप लीजिए। इन केस यू फील कि आप ये सारा कुछ कर रहे हैं एंड स्टिल यू फील कि आप जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आप जो डेली रूटीन करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे, देन आई थिंक द सेफेस्ट ऑप्शन इज कि आप किसी अच्छे मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाइए और उनको हम्म। बताइए कि मैं अपने पूरे सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है उसको एग्जॉस्ट करके आया हूँ। मेरी हम्म। पर्सनल स्ट्रेंथ जितनी भी है, मेरे पास जितनी भी जाती सलाहियतें थी, उन सबको यूज करके आया हूँ। एंड आई फील लाइक कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और मुझे आपसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, और वो आपको प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी मसले को हमें पहले खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे काम ना आ रही हूँ, उसके बावजूद मसला हमारी समझ से बाहर हो, तो फिर हमें डेफिनेटली फौरन से पहले प्रोफेशनल हेल्प को प्रोफेशन कंसिडर करना चाहिए। ज़बरदस्त खुबैब साहब। हम ज़्यादा टाइम कोशिश करके नहीं लेते और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जो चीज़ होती है वो बताने की कोशिश करते हैं, तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं समझता हूँ जो लेमैन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपकी तरफ फ्लोट किए और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। मैं अब अगर और कुछ ना हो तो मैं इसको सेशन को वाइंड अप करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी श्योर श्योर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया। कोई मसला नहीं। ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट से जिस तरह के जो जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात की, कोशिश ये किया कि मेंटल हेल्थ को जिसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं कर पाते, आज उसके ऊपर बात करने की कोशिश की है। और अमूमी तौर पे क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर टाइम के ऊपर ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ये चीज़ हमने भी फील की कि उनको कहीं ना कहीं इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है जिसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। और मैं खुबैब साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। और इन दी एंड जो सबक अखज़ किया है वो यही है कि सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ही रेजिलियंस पैदा करनी होगी, स्ट्रेंथ ऐसी डेवलप करनी होगी, और ऐसे एनवायरनमेंट को पहले से ही प्री डिसीजंस लेने होंगे जाने से पहले, कि हमें पता हो कि वहाँ पे हमें ये वाले चैलेंजेस आएंगे और हमें उनको इस तरीके से फेस करना है। ऑन द अदर हैंड आपका सोशल जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है या सिस्टम है उसको कंसिडर करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग आपके लिए बेहतर हैं जिनसे आप बात करके रिलैक्स फील करते हैं। एंड इन द एंड जब इन केस अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, आप इन तमाम तर चीज़ों को यूज़ करने के बावजूद कंफर्टेबल नहीं हैं, सो यू शुड कंसिडर टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। तो ये छोटा सा जी पैगाम था तमाम तर दोस्तों के लिए जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के पेज के ऊपर हमें देखते हैं, ज्वाइन किया हुआ है, सुनते हैं हमें। बात को अपने यहाँ पे इख्तिताम करेंगे और इन दी एंड यही कहेंगे कि आप में से जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, जैसा भी कुछ जिन हालात में भी हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं, तो उनके लिए ये इदारा कायम है। राब्ता करें अपनी बेहतर काउंसलिंग के लिए। दैट्स इट। मैं इसके साथ ही सेशन को इख्तिताम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपने गेस्ट को कहूँगा खुबैब कियानी साहब, और आप सबको बी सेफ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। थैंक यू खुबैब साहब।